हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने क्षितिज बुक के गद्य खंड का नया चैप्टर लेके। तो जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो मतलब यहाँ पर बात होगी बच्चों स्त्री शिक्षा की, मतलब जो हमारी लेडीज़ हैं उनकी शिक्षा के जो विरोधी रहते हैं और उनके ऊपर जो कुतर्क किए जाते हैं उनका इस चैप्टर में खंडन किया जाएगा। तो जो लेखक हैं उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये चैप्टर लिखा है खंडन का, तो इसका मतलब ये होता है कि कुतर्क क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे, जैसे कि कोई वाद विवाद हो रहा है, यहाँ पे दो दलों में कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई एक तर्क दे रहे हैं तो उसके सामने वाला जो तर्क दे रहा है उसका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं हो रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, अपनी गलत बात सामने कह रहा है, मतलब बिना मतलब की बात को वो सामने रख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कुतर्क। मतलब बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है और उनके स्त्री की शिक्षित ना होने का जो तर्क है उसका इस चैप्टर में खंडन किया गया है। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा भी जरूरी है। अगर स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं तो आपके जो विचार हैं उसका इस चैप्टर में खंडन किया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये चैप्टर लिखा है ये कई आधारों पर लिखा हुआ है। इन्होंने कई तरह की रामायण, महाभारत, शकुंतला, ये सारे नाटक इन्होंने पढ़े हैं और उन सब का सार निकाला है और उस सार के ऊपर उन्होंने ये चैप्टर लिखा है जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1864 में ग्राम दौलतपुर में, और ग्राम दौलतपुर जो पड़ता है वो बरेली उत्तर प्रदेश में था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, है ना। स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1930 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन इन्होंने शुरू किया था। मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये बहुत ही फेमस पत्रिका हुई संस्कृति सरस्वती हिंदी की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती का संपादन किन्होंने शुरू किया था तो उसके थे राइटर या लेखक या संपादक कहें, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तथा 1920 तक उससे जुड़े रहे। सन 1938 में इनका देहांत हो गया था। 1938 में इनका देहांत हो गया। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो निबंध हैं वो है रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, संदर्भ, अद्भुत आलाप। अन्य कृतियां जो हैं वो संपत्ति शास्त्र, महिला मौद, आध्यात्मिकी, और जो किताबें हैं वो है द्विवेदी काव्यमाला। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं थी। तो ये रचनाएं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तो आप इन सारी रचनाओं को अपनी नोटबुक में अलग से नोट करते चलिएगा। तो इसी के साथ बच्चों हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए हम ये जानेंगे कि इसमें लेखक ने क्या बताया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रस्तावित करते हुए उनके उन विचारों का खंडन किया है। मतलब उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है, स्त्री शिक्षा के महत्व को बताया है, और जो उनको स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने से रोकते हैं उनके विचारों का इन्होंने यहाँ पर बहिष्कार किया है या खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो उनको आज के टाइम पे भी लेखक को इस बात का दुख है कि इस टाइम भी इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी वो ये समझते हैं कि अगर स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उनकी गृहस्थी या उनकी घर की शांति का नाश हो जाएगा। तो विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि विद्वान द्वारा ये तर्क दिए जाते हैं कि जितने भी संस्कृत के हमारे नाटक होते हैं, पहले क्या होता था बच्चों, जितनी भी महाभारत होती थी, रामायण के पाठ होते थे, सीता हरण नाटक होता था, तो ये सारा क्या होता था, ये एक
क्या कह सकते हैं, नाटकों द्वारा प्रसारित होता था, है ना। पात्रों के द्वारा हम मंच पर बैठ के इनको देख सकते थे। पर आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पर देखते थे। तो पहले के टाइम पे लोगों को जानकारी इन नाटकों के थ्रू ही मिलती थी। तो उसमें वो ये बताते हैं कि वो जो नाटक होते हैं उसमें जो महिलाएं या स्त्रियां होती हैं वो गवारों की तरह भाषा का प्रयोग करती हैं। तो उस टाइम की जो भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते थे। और प्राकृत भाषा होती थी संस्कृत की भाषा। और जो गवारों की भाषा होती थी वो बहुत ही लोकल लैंग्वेज या हिंदी की कुछ लोकल लैंग्वेज है उनका प्रयोग करते दिखाया जाता था। तो उसके जो मेन लीड होते थे जैसे कि राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, मतलब संस्कृत यूज़ करते थे। और जो महिलाएं मतलब सीता जी या राधा जी जैसी महिलाएं होती थी वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती थी, वो लोकल लैंग्वेज या हिंदी की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसमें दिखाया गया है। शकुंतला का उदाहरण एक गवार के रूप में दिया गया है जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोकों वो गवारों की भाषा थी। मतलब जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक कहे थे वो कैसी भाषा थी, वो गवारों की भाषा थी। मतलब शकुंतला ने दुष्यंत को कठोर शब्द क्यों कहे थे कि जब दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे तो शकुंतला की एक अंगूठी को देखकर दुष्यंत को याद आई थी शकुंतला की। तो उन्होंने उसी विषय में दुष्यंत को कुछ अपने कठिन शब्द कहे थे। और वो जो कठिन शब्द थे वो एक लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में थी। तो जिसको यहाँ पर विद्वानों ने क्या कहा है, गवारों की भाषा कहा है। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती। बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं, तो क्या वो गवार थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि क्या कोई पढ़ी लिखी महिला संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा नहीं बोल सकती है। बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी या कई तरह के इस तरह के संत हुए, इन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए। तो क्या वे सभी गवार थे, क्या वे सभी लोकल लैंग्वेज या हिंदी नहीं जानते तो थे जो उन्होंने अपने सारे उपदेश संस्कृत भाषा में दिए हैं। लेखक कहते हैं कि हिंदी बांग्ला भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। आजकल की प्राकृत भाषाएं कौन सी है, हिंदी, बांग्ला और ये सारी भाषाएं आज की प्राकृत भाषा है। जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। तो लेखक ये बता रहे हैं जैसे कि आज के टाइम पे हिंदी इंग्लिश की एक अलग इम्पोर्टेंस है, उस टाइम पर संस्कृत की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी जिसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो वो ये कहते हैं फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। तो फिर भी ये कह रहे हैं कि क्या प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, ये बात तो आज भी नहीं मानी जा सकती है। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। तो वो ये लेखक ये कह रहे हैं कि जिस समय नाटक शास्त्रों ने या नाटक जिसने लिखे हैं उन्होंने जो नियम बनाए थे उस समय भी सर्वसाधारण या आम लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी, उस टाइम भी हिंदी प्रचलन में थी। इसीलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया। मतलब इसीलिए उन्होंने सभी लोगों की भाषा संस्कृत और अन्य लोगों की भाषा और स्त्रियों की भाषा को क्या कर दिया, प्राकृत कर दिया। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती। तो इसका अर्थ तो यह नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां गंवार थी। अब लेखक एक तर्क देते हुए यह कहते हैं कि शास्त्रों में हमें बड़े बड़े विद्वानों की डिटेल या जानकारी मिलती है। उसमें बताया गया है कि विश्वामित्र इतने पढ़े लिखे थे, ये संत इतने पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने कहाँ से पढ़ा, किस पुस्तक से पढ़ा, किस इस सब्जेक्ट को पढ़ा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो क्या वो ये कहते हैं कि प्राचीन समय में तो इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती कि महिलाओं के लिए स्कूल हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हम ये बात का कंफर्म कर लें कि सारी स्त्रियां गंवार थी उस टाइम भी, है ना। इस बात का क्या कंफर्म हो सकता है कि उस टाइम की सारी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सारी स्त्रियां ही गंवार थी। लेखक प्राचीन काल की अनेकानेक स्त्रियां शिक्षित जैसे शीला विद्या के उदाहरण देते हुए अनेक शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि उस टाइम जब
स्कूल नहीं होते थे महिलाओं के लिए, तो उसमें भी कई महिलाएं शिक्षित थी। जैसे शीला विद्या के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ये महिलाएं तो शिक्षित थी, और ये सारा इस बात का प्रमाण है कि उस टाइम में भी महिलाएं शिक्षित होती थी। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आज़ादी थी, तब यह मत कैसे कर दिया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। तो वे ये कहते हैं कि जब प्राचीन समय में महिलाओं को नाचने गाने की, फूल चुनने की, मालाएं बनाने की, इन सब की आज़ादी थी, तो उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती थी क्या? उन्हें शिक्षित होने से क्यों रोका जाता था उस टाइम? क्या उन्हें शिक्षा की आज़ादी नहीं दी जा सकती थी? लेखक ये हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी, सब अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे एक बात हमसे ये कहते हैं कि चलो मान लिया कि प्राचीन के समय में महिलाओं को पढ़ाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, पर आज का टाइम वैसा नहीं है। आज तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तभी वे अपना अच्छा बुरा समझ पाएंगी, किस चीज़ में उनकी हानि है, क्या चीज़ उनके लिए बुरी है, ये सारी चीज़ में वे अंतर कर पाएंगी। तो वर्तमान समय में इस स्त्री का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वे कहते हैं लेखक पिछड़े विचार वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। तो लेखक पुरानी मानसिकता वाले विद्वान हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि उन्हें अब अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा है। तो वे उन लोगों को डायरेक्ट ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि स्त्री को शिक्षित नहीं करना चाहिए, तो वे उनको कहते हैं कि आप पुराणों में ही पढ़ लीजिए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़िए। उसमें एक रुक्मणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत भाषा में नहीं था। वे कहती हैं कि उस टाइम भी महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, तभी तो रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था, जो प्राकृत भाषा में नहीं था, मतलब जो साधारण भाषा में था, मतलब जो लेटर संस्कृत भाषा में नहीं था। वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्हें अपने पतियों से कहे थे। मतलब सीता और शकुंतला के उदाहरण बताते हैं कि जो उन्होंने अपनी बातें अपने पतियों से कही थी। लेखक कहते हैं, अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। मतलब वो ये कहते हैं कि अनर्थ जो नहीं हो सकता उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इसीलिए शिक्षा बहुत ही बड़ा शब्द है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। शिक्षा बहुत ही फैला हुआ शब्द है और पढ़ाई भी उसी के अंतर्गत आती है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। प्राचीन मान्यताओं को आधार मानकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। मतलब वे ये कह रहे हैं कि हमें पुरानी मानसिकताओं से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी मानसिकताओं को आधार बनाकर महिलाओं को या स्त्रियों को कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। जैसे सभी का अधिकार है शिक्षा लेने का, वैसा ही महिलाओं को भी पूरा अधिकार है कि वे भी शिक्षित बने, वे भी आगे बढ़े और वे भी अपनी बात लोगों के सामने अपने मत रख सके। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो उम्मीद है आपने बहुत सारे कुतर्क सीखे होंगे और बहुत सारे कुतर्क समझे होंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस चैप्टर से आपको जो भी सीखने को मिला होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।